दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों कल मैंने एक चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। उसमें मैंने आपको वेदों के बारे में बता दिया था। कब्रों के बारे में वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से नहीं बता पाए। उसको मैं आज कवर कर रहा हूँ और ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें छूटा नहीं है, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मुश्किल से थोड़ा आज का वीडियो आप कह सकते हैं थोड़ा कम रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो नौ पाषाण काल है, जो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में, तो नौ पाषाण काल यानी कि आज से आप मान सकते हैं 3000 वर्ष पूर्व जमीन के अंदर और ऊपर खूब शिलाखंड मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर मिले जिसे आप अकेले नहीं उठा सकते। पत्थर वो वाले नहीं कि आप किसी जानवर को मारेंगे भाग जाएगा, वो वाले पत्थर नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर जिसको आप अकेले दो लोग भी नहीं उठा पाएंगे, दो दो पांच पांच लोग उसमें लगते रहे होंगे। ठीक है, तो उस प्रकार के पत्थर मिले हैं, उसे ही कहा गया है महापाषाण। महा मतलब बड़े और पाषाण मतलब पत्थर। चलिए देख लेते हैं उसको। नौ पाषाण काल के समय आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व के ये शिलाखंड महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, यहाँ पे बात होगी कब्रों की। जमीन के अंदर जो 100 दफनाए जाते हैं उसे ही आप मान सकते हैं, उसे कहते हैं कब्र। ठीक, तो 100 दफनाने का एक अलग सिस्टम था और ये सभ्यता उत्तर पूर्व में दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र के इमाम गांव दक्कन के पठार में ही आता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी आदि चंदलूर। ठीक, तो ये दक्षिण भारत दक्कन का पठार और उत्तर पूर्व, और यहाँ पे श्रीनगर में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता भी रखा है, यहाँ पे बुर्ज होम में भी यही प्रथा थी कि जब 100 दफनाया जाता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ सामग्रियां यानी कि कुछ सामान और कोई जानवर उसके साथ दफनाया जाता था। आप याद करिए, मैंने आपको बताया है। ऐसा ही यहाँ भी होता था, तो उससे हमें बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। जो कब्रगाहें हैं उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, तो हम लोग वही देखेंगे। ये थोड़ी चीजें महत्वपूर्ण है, इसमें आप समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप ये जान गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर कुछ जमीन के नीचे कब्र में दिखते थे। महापाषाण मतलब होता क्या है मैंने आपको बता दिया है, फिर बता देते हैं। महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब क्या होता है पत्थर। तो ये जो बड़े पत्थर थे कुछ तो जमीन के ऊपर मिलते थे, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। ठीक, आप उन्हें अकेले नहीं उठा सकते हैं। तो कुछ जमीन के ऊपर मिले थे, कुछ जमीन के अंदर कब्रों में मिले थे। कब्र जहां पे 100 दफना दिए जाते हैं, गड्ढे खुदते थे तो उसमें बड़े बड़े पत्थर, या तो वो पत्थर कैसे होते थे, गोलाकार सजाए हुए पत्थर होते थे, या फिर अकेला खड़ा हुआ पत्थर होता था। मान लीजिए कोई कब्र बनी है तो उसमें सीधे बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऐसे लगाए जाते थे, और कुछ पत्थर गोल गोल होते थे, उन्हें गोलाकार लगाया जाता था। ठीक, जैसे वृत्ताकार आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे इन जगह पे क्या मिला है, महापाषाण बड़े बड़े मिले हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। मृतकों को खास किस्म के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जो लोग मर जाते थे उन्हें तो दफनाया ही जाता था, उनके साथ खास किस्म के बर्तनों को दफनाया जाता था। ठीक, तो आप ये इंटरेस्टिंग बातें जानिए कि आज से लगभग 3000 पूर्व लोग कैसे दफनाए जाते थे। तो मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ठीक, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, आप ये चीज जान लीजिए कि काले लाल मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक, ब्लैक एंड रेड वेयर, काले लाल मिट्टी के बर्तन जो कि मृतकों के साथ दफनाए जाते थे। ठीक, 100 है उसी के आसपास यहाँ पे काले लाल मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे। ठीक है, लोहे के औजार, कुल्हाड़ियां, कटार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले, कब्रों में मिले हैं। आप मानेंगे कब्र के अंदर सोना मिला है, बहुमूल्य पत्थर मिले हैं। ठीक, लोहे के औजार मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, कटार हो गया, लोहे के हथियार मिले हैं। ठीक, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, यानी कि घोड़ा जानवर, कोई व्यक्ति मर गया है उसके साथ काले लाल मिट्टी के बर्तन,
घोड़ा, एक घोड़ा भी, जैसे कोई मरा तो उसके साथ घोड़ा भी एक दफनाया गया, ठीक। और खाने पीने का सामान भी दफनाया गया, हथियार, औजार, ये सारी चीजें, मतलब उसके पास जो महत्वपूर्ण चीजें रही होंगी वो सारी चीजें उसी के साथ दफना दी जाती थी। जो उसके जेवर रहे होंगे वो भी उसी के साथ दफना दिया जाता था, ठीक। पहले के जमाने में क्या होता था, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जेवर पहनते थे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे आशा है। इसके आगे हम आपको समझा रहे हैं। तो ये जो पुरातत्वविद होते हैं यह मानते हैं कि कंकाल के साथ साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी, ठीक। पुरातत्वविदों ने बताया कि ये जो सारी चीजें मिली हैं कंकाल के साथ, वो जो कोई मरा है उसी की होंगी, ठीक। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मान लीजिए एक कोई कब्र, पुरातत्वविदों ने कई सारी कब्रों की खोज की जिसमें देखा कि कोई एक कब्र है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सोना है, बहुत सारे औजार हैं और तमाम चीजें हैं बहुत सारी। और किसी में बस थोड़े से बर्तन हैं, कुछ बहुत थोड़ा बहुत खाने का सामान है, बस बहुत कम था, ठीक। अब ब्रह्मगिरी के बारे में उदाहरण देकर समझाया गया है। ब्रह्मगिरी कहाँ है, चलिए देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी ये देखिए, साउथ इंडिया देख रहे हैं, दक्षिण भारत, यहाँ पे ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी यहाँ पे है कर्नाटक। कहाँ है, किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में। यहीं से आपकी कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी, कावेरी नदी, ठीक है। तो ये ब्रह्मगिरी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे भी उसी तरीके की कब्रें मिली, ठीक। वहां की एक इंटरेस्टिंग बात बताई गई है, चलिए देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके, सोचिए 33 सोने के मनके मिले हैं, शंख पाए गए हैं, ठीक। तो 33 सोने के मनके का मतलब पता क्या, इससे एहसास हो रहा है कि वो या उसके पास बहुत ज्यादा सोना था, वो बहुत बड़ा आदमी रहा होगा उस समय का, ठीक। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ ही मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, ठीक। एक के पास बहुत ज्यादा सोना पाया जाता है उसके कंकाल के साथ, और एक के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए जाते हैं। इससे आप क्या समझें, गरीबी अमीरी समझ रहे हैं, असमानता समझ रहे हैं। उस समय भी ऐसे ही असमानता थी कि कुछ लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, कुछ लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। उसी के बारे में आगे बताया गया। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है। सामाजिक भिन्नता तब भी थी, जैसे आज सामाजिक भिन्नता है वैसे तब भी सामाजिक भिन्नता थी। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी। आशा है आप ये सारी चीजें समझ गए हैं। ब्रह्मगिरी आप जान ही गए हैं कि कहाँ है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी है और ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। आप ये भी फैक्ट याद रखिए इसी के साथ साथ, ठीक। तो जो भी फैक्ट मेरे माइंड में आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैं जब भूगोल पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीजें बेहतरीन ढंग से मैं अपने समझाया करूंगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एक और भी देखा गया है एक जगह जहाँ पे कई सारी कब्रगाहें थी। मतलब जैसे एक कब्रगाह ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, मतलब कई सारे कब्रगाहों में कंकाल मिले हैं अलग अलग जगह। वो एक ही, आप मान सकते हैं पुरातत्वविदों ने माना है कि वो एक ही परिवार की कब्रगाहें थी। पहले कितनी थी, पहले मान लीजिए उस परिवार में कोई मरा तो उसकी एक कब्रगाह बन गई, ठीक। फिर उसी के बगल में दूसरी बन गई, फिर कोई मरा तो तीसरी, ऐसे ही लगातार कब्रगाहें थी। तो लगातार मतलब कि एक बना है, एक घर टाइप का बना है, पत्थरों का घर, जमीन के नीचे घर, ठीक। तो वो जो पत्थरों का घर है, मैं आपको इसको घर नाम दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। तो पत्थरों का घर टाइप का बना है जिसमें एक कब्रगाह बनी, बाकी जगह छूटी हुई है, खाली है, ठीक। वहां जाने का रास्ता है, जमीन के अंदर भी रास्ता बना लिए ये लोग। सोचिए उस जमाने के लोग क्या किए कि एक कब्रगाह और जमीन के अंदर जाने का रास्ता, बाकी जगह खुली पड़ी कि जब परिवार का और कोई सदस्य की डेथ होगी तो वो दूसरी कब्रगाह बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों इनाम गांव की कहानी बहुत रोचक है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी हूबहू उतार के रख दी यहाँ पे। मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा, लेकिन आपको एकदम जैसे एनसीईआरटी में लिखा वैसे पढ़ना बहुत जरूरी है, कोई फैक्ट छूट ना पाए इसका, ठीक।
तभी आपको मजा आने वाली है। तो इनाम गांव है कहाँ, मैं आपको बता दूं, ये देखिए इनाम गांव लिखा है और ये साइन देख रहे हैं चिन्ह, ये महाराष्ट्र में इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। और परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनाम गांव कहाँ स्थित है, आप कहेंगे महाराष्ट्र, ठीक। ऐसे ही ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक। ये फैक्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इनाम गांव की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहले देख लीजिए है कहाँ, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, ठीक। भीमा की सहायक नदी घोड़ है, ठीक, उसके किनारे एक जगह है जहां का नाम है इनाम गांव, ठीक। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कितना, 3600 से 2700 साल पहले तक, ठीक, इतने के बीच में, ठीक है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। गड्ढे में कहीं कहीं क्या था कि शव को बिठा के दफनाया जाता था, बिठा देते थे फिर दफना देते थे, कहीं कहीं लिटा के। तो ये इनाम गांव में क्या होता था, लिटा के दफनाते थे, ठीक। तो शव क्या होता था, उसको लिटा दिया जाता था, सिर उत्तर की ओर होता था, जो सिर था वो उत्तर की तरफ था। देखिए ये इधर ना उत्तर है ना यहाँ पे, तो इसी तरफ आप मान सकते हैं ये सिर हो गया उसका, ठीक, ये शरीर है, ठीक, ये ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप इसका कि सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, कभी ये लोग बाहर दफनाते थे, ठीक, कभी घर के अंदर ही दफना देते थे। ऐसे ही एक स्टोरी यहाँ पे बताई गई है जो आप आगे अभी पढ़ाएंगे आपको। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। किसी को दफनाया गया, उसके आसपास बर्तनों में खाना पीना सब कुछ रख दिया जाता था, जिससे ऐसी मान्यता थी कि भूख प्यास लगेगी तो खा लेंगे। अगर शव के अंदर कोई जानवर दफनाया जा रहा है तो ऐसी मान्यता थी, वो क्योंकि वो लोग शिकारी थे, शिकार करते थे, तो जब शिकार करते थे तो ऐसी मान्यता थी कि भूख लगेगी तो ये खा लेंगे। कहीं बकरी शव के साथ में दफनाई जाएगी, कहीं पे जैसे बुर्ज होम है तो वहां पे घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है इनाम गांव की कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, एक घर है उसमें 5 कमरे हैं, आंगन बना है बढ़िया अच्छा खासा, ठीक, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। 4 पैरों का एक बहुत बड़ा संदूक था, ठीक, उसी में रख दिया गया शव और दफना दिया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। गांव का जो सबसे बड़ा घर था उसी घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई थी, तो उसे घर के आंगन में ही दफना दिया गया था, ठीक, आप ऐसे मान सकते हैं। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, 100 के पैर मुड़े हुए थे, अनाज का गोदाम था। गांव में सबसे बड़ा घर है उसका, तो उसके घर में अनाज का गोदाम होगा ही, ठीक, संपन्न व्यक्ति था वो, आप ऐसे मान सकते हैं। 100 के पैर मुड़े हुए थे। ऐसी ये डिटेल दी गई है इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव आप मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अनाज का गोदाम था तो वहां पे तमाम तरीके के अनाज होते थे, गेहूं, जौ, चावल, ये सारी चीजें इनाम गांव में होती थी। ऐसे ही तमाम तरीके के हड्डियों के अवशेष मिले, मछली के, जानवरों के, तो उन हड्डियों से पता चलता है कि ये लोग शिकार करते थे, उनको खाते थे, ठीक, ये सारी चीजें इनाम गांव के बारे में पता चलती हैं। ऐसे भी साक्ष्य मिले जैसे बेर, आंवला, इन सबकी रस भरियां इकट्ठा की जाती थी, यानी कि इनका जूस बनाया जाता था, ठीक है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं से खत्म हो रहा है, ठीक, कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आप जो अन्यत्र दिया रहता है, अन्यत्र, ये आप जरूर पढ़ा करिए। आज का भी अन्यत्र बहुत इंटरेस्टिंग है, चीन के बारे में बताया गया है। चीन के जो राजा महाराजा थे पहले, वो एक जानवरों की हड्डी थी, उसमें लिपिकों से लिखवाते थे, लिपिकों से उसमें लिखवा लेते थे। क्या लिखवाते थे, क्या युद्ध जीतेंगे, क्या युद्ध जीतेंगे, ठीक है, ऐसे लिखवा लेते थे। किससे, लिपिकों से, किसमें, जानवरों की हड्डी में, एक विशेष तौर की हड्डी थी, ठीक। तो उस हड्डी को जलती हुई आग में डाला जाता था, ठीक, अगर वो चिटक जाएगी और चिटकेगी या नहीं चिटकेगी, उस आधार पर वहां के जो बताने वाले थे भविष्य, वो बताते थे कि वो युद्ध जीतेंगे कि नहीं, ठीक। तो आप, ये इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक, आपको यकीन आए, क्योंकि पहले की मान्यता थी उस समय की चीन में, तो मान्यता पढ़िए। आप माने या ना माने वो अलग बात,
पर पहले कैसे होता था। अगर आप इस चीज में रुचि रख लेंगे तो फिर आपको इतिहास विषय से लगाव हो जाएगा, रुचिकर लगने लगेगा। ठीक, कल नए टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। दोस्तों क्लासें कैसे लग रही हैं आप हमें जरूर बताइए। क्लासें दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर किया करिए, लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लग रहा है। तो ठीक है, आप बताइए हमें। चैनल को शेयर करिए जिससे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और ज़रूरतमंद लोगों तक मेरा वीडियो भी पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद।